आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप नेक्स्ट 60 डेज में अपना क्लैट पीजी एग्जाम किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। अब आप में से कई स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर ये 60 डेज में पॉसिबल है भी या फिर नहीं। तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक ही आंसर है कि हाँ, ये पॉसिबल है। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात, अगर आप केवल पीएसयूज की बात कर रहे हो तो वहां तो आपको देखो 85 प्लस चाहिए ही चाहिए, और ये केवल वही स्टूडेंट्स कर पाएंगे जिनका पहले से किसी अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की वजह से तैयारी का स्टैंडर्ड बढ़िया रहा। आप लोग केस लॉज पढ़िए, आपका काम हो जाएगा, मॉक पेपर लगाओ। और या फिर आप लोग कॉलेज में बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाई कर रहे थे और आपको अब केवल बाकी की जो पढ़ाई बची है वो करनी है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि टॉप 5 कॉलेज टारगेट कर रहे हैं कि उनको अगर मान लो जीएनएलयू तक भी मिल जाए तो उनका काम चल जाएगा, तो आपके लिए यहाँ पे रास्ता साफ है। बिकॉज आपको 55, 56, 57 तक स्कोर सीधे सीधे करना है, जो कि 2 महीने की पढ़ाई में कई स्टूडेंट्स ने यहाँ पे किया है। और सक्सेस रेट यहाँ पे 50-50 का होता है। मे बी किस्मत अच्छी रही तो हो जाएगा, मे बी किस्मत अच्छी नहीं रही तो नहीं होगा। लेकिन जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो मेरे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है, इन लोगों ने करा है, कई स्टूडेंट्स ने यहाँ पे करा है। तो उसकी आप टेंशन मत लो, आराम से आपका जीएनएलयू तक आराम से कॉलेज निकल सकता है। चाहे 5वें राउंड के काउंसलिंग तक निकलेगा, नहीं तो फिर वैकेंसी राउंड में तो निकलता ही निकलता है। तो ये एक चीज आपका जानने वाली है। उसके अलावा जैक एंट्री के लिए 35 प्लस ही चाहिए, तो वो तो आप 1 महीने में तैयारी करोगे, आपके वैसे ही आ जाएंगे। तो दिस इज द होल फंडा। बहुत हाई स्कोर करने की जरूरत आपको नहीं है, तो टेंशन मत। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, आपको पता होना चाहिए 80-20 प्रिंसिपल, यानी कि परेटो प्रिंसिपल। ये देखो प्रिंसिपल क्या कहता है ना, कि आप किसी भी चीज के लिए जो 20% एफर्ट डालते हो, उसकी वजह से आपको मिलता है क्या, 80% आपका रिजल्ट मिलता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आपने जो अभी तक तैयारी अपने लॉ स्कूल में पिछले 5 साल में करी, या जो भी आपने करा, आपको उससे केवल जो 80% आपका ये एफर्ट रहा है, केवल 20% ही रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन जो अभी आपके लास्ट 60 डेज है, इन 60 डेज में अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, केस लॉस को बढ़िया से कर लेते हो, मॉक पेपर्स ठीक ठाक तरीके से लगा लेते हो, जो स्ट्रेटजी मैंने बताई उसको फॉलो कर लेते हो, आप आराम से जो आपका 80% रिजल्ट है उसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो। प्लेन एंड सिंपल। और ये प्रिंसिपल आपको लाइफ के हर चीज में अप्लाई करते हुए दिखेगा। इवन कॉलेज में भी आपने अगर पूरे सेमेस्टर भी अपना लेक्चर अटेंड करे हो प्रोफेसर्स के, लास्ट में जाके जो लास्ट की 2 या 3 की अपनी रातों की पढ़ाई होती है ना, उसी से आपका एग्जाम निकलता है। जो कॉलेज में आपने पूरे टाइम पढ़ा उसका बस मतलब 20-30% सिग्निफिकेंस होता है बस। तो इसीलिए ये जो लास्ट के 60 डेज है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे एकदम बहादुर, एकदम आप लोग कहो कि खिलाड़ी हो, आप लोग मेरे शेर हो। तो आप लोग प्लीज कमेंट्स पहली बात तो नीचे लिखो कि सर जो स्ट्रेटजी मैं आपको मैं आज बता रहा हूं सर, वो मैं फॉलो करूंगा, एंड आई विल क्रैक दिस एग्जाम, आई विल डू इट। राइट इट इन द कमेंट्स दैट आई विल डू इट। और उसके हिसाब से मैं भी खुद मोटिवेट होता हूँ कि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाऊं। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो और आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। सो प्लीज कमेंट्स में जाओ, नीचे लिखो। अब चलिए वीडियो के लिए पहले यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। देखिए पेपर पैटर्न आपका 120 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें आपको अगर पिछले 3 से लेके 4 या 5 साल के पेपर्स आप देखोगे तो 12 पैराग्राफ और 10 क्वेश्चंस का एक पेपर आपको मिलेगा, जिसमें कि लंबे लंबे पैराग्राफ आते हैं और क्वेश्चंस जो होते हैं वो पैराग्राफ के अंदर से उसमें आंसर मिलते से पेपर हो जाता है लंबा। या फिर 20 पैराग्राफ या 24 पैराग्राफ के आपके क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि आपका नंबर ऑफ सब्जेक्ट इतने ज्यादा होते हैं, उस वजह से क्या होता है कि पेपर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो हमें जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो ऐसे करनी है कि चाहे बड़े बड़े पैराग्राफ आए, कुछ ही सब्जेक्ट्स में से पूछा जाए क्वेश्चन, या केस लॉज में स्पेसिफिक पूछा जाए तो भी हम आंसर कर पाए, या फिर अगर बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स दे दिए जाए, बहुत ज्यादा लंबा पेपर खींच दिया जाए, तब भी हम आंसर कर पाए। तो दोनों ही तरीकों के लिए आपको मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी में गाइड करूंगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके अलावा यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट भी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइम की। आप अभी ये जो वीडियो देख रहे हो, ये आपको सितंबर के कहीं लास्ट के वीक में देख रहे हो, और आपके पास 1 और 2 महीने यहाँ पे सीधे सीधे रह गए, 1 तारीख को आपका एग्जाम है। तो उसके हिसाब से हम लोग पहले के जो 30 डेज है वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए रखेंगे, और जो लास्ट के 30 डेज है वो हम लोग अपने थोड़े से कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और रिवीजन के लिए रखेंगे। और ये पहले जो 30 डेज है उसमें हम लोग अपने जो केस लॉस और बाकी चीजें उन्हीं को हम लोग फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई के साथ ही निपटा देंगे। तो वो पूरा पोर्शन कैसे करना है वो मैं अभी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब इसमें अब आपको जो चीज मोटी समझने वाली है वो ये है कि मिसकंसेप्शन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि सर हम लोग केवल केस लॉस और एमसीक्यूज लगा ले हमारा काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। जो मेन यहाँ पे कोर बात समझने वाली है कि फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स देखिए जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो आपकी मेजॉरिटी पढ़ाई का पार्ट होता है, बिकॉज इसमें से 60% आपका पेपर सीधे सीधे आता है। बाकी इसमें से 40, इसमें से मान लो 20% आपका फायदा देगा, और इसमें से आपको 20% फायदा देगा मैक्स टू मैक्स। तो इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया, ये बाकी दोनों उतना ज्यादा मतलब इतना उनका मैटर नहीं करता, ये इमटेरियल हो जाता है। ये वाला पोर्शन आपका रैंक डिसाइडर होता है, कि जो एकदम टॉप में जब आप जाते हो लास्ट के 10-15 नंबर के लिए, तो वहां पे ये रैंक डिसाइडर होता है, और ये लास्ट के 4-5 नंबर्स के लिए सुपर रैंक डिसाइडर होता है, वहां पे खेल होता है। लेकिन आप अगर
केवल टॉप 5 वैल्यू टारगेट कर रहे हो, आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको केवल अपने फाउंडेशनल स्टडीज पे ध्यान देना है, थोड़ा केस लॉस पढ़ लो, थोड़ा मॉक पेपर लगा लो, आराम से ये पेपर आपका निकल जाएगा। बस स्ट्रैटेजी में बता रहा हूँ वो फॉलो करो। इसके अलावा 60 डे की स्ट्रैटेजी के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट्स को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे, जहां बिजनेस लॉ का, क्रिमिनल लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और अदर लॉज, इन 4 में डिवाइड करके हम लोग अपनी पढ़ाई को देखेंगे और कितने दिनों में क्या सब्जेक्ट्स खत्म करना है, क्या टॉपिक्स पढ़ने, वो पूरा हम लोग देखेंगे। अब इसके लिए भी मैं आपको ये कहूंगा कि देखो, क्लैट पीजी का एग्जाम अगर आप दे रहे हो, लेकिन अब ये पता है कि हाँ 2 महीने रह गए हैं, हो सकता है निकले, हो सकता है ना निकले, लेकिन आपको इस साल एलएलएम तो करना ही करना है, तो आपके पास सीवीटी का एक ऑप्शन रहता है, आईएलआई का ऑप्शन रहता है, आईआईटी खड़गपुर का ऑप्शन रहता है, सारे रहते हैं। और इन सारे एग्जाम्स को अगर आपको देना है अलॉन्ग विद क्लैट पीजी, तो आप 7299 में हमारे इस कोर्स में एनरोल करिए। यहाँ पे आपको सारी एग्जाम्स की जो पढ़ाई है वो पूरी वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में, उसके मॉक पेपर्स, उसके सारे के सारे लास्ट ईयर पेपर्स, कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेंटरशिप के लिए खुद मैं इस कोर्स के अंदर आपके साथ अवेलेबल रहूंगा पूरे टाइम, तो आपको एनरोल करना, चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको केवल क्लैट पीजी के अंदर केवल मॉक पेपर सीरीज और आपको केस लॉ समरीज चाहिए तो 3499 में इसको एनरोल कर सकते हो। और आपको अगर मान लो पूरा ही चाहिए, वीडियो लेक्चर्स के साथ पूरा सब कुछ चाहिए, मेरी गाइडेंस भी चाहिए, तो 5000 में ये कोर्स आपका अवेलेबल है। एंड दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल एंड द मोस्ट, मतलब जिसको कहते हैं ना बढ़िया कोर्स, जो कि क्लैट पीजी के लिए हो सकता है, ये वो वाला कोर्स है। इसके अंदर आप अगर एनरोल करते हो तो आपका सारा का सारा 60 दिन के अंदर पढ़ाई बहुत तगड़े में खत्म होगी, ये मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ। बहुत तगड़ा यहाँ पे इसका सक्सेस रेट है। आप जरूर से ट्राई करके इस पर अपना देख लीजिए, अगर आपको एनरोल करना है, वरना अगर आप नहीं भी करोगे तो मैं आपको तरीके बता दे रहा हूँ कैसे आपको पढ़ाई करनी है। अब हम लोग पहले बात करना शुरू करते हैं कि हम लोग अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कैसे करेंगे, कि हमारी पढ़ाई होगी कैसे। अब यार एक बात समझो, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये है आपके एसेंशियल सब्जेक्ट्स। एसेंशियल से मतलब मेरा ये है कि देखो यार, इन सब्जेक्ट्स को आपको पक्का पक्का करके जाना है, मतलब इन सब्जेक्ट्स को आप छोड़ नहीं सकते। इसके बाद की जो बचे हुए सब्जेक्ट्स होंगे जिनके बारे में मैं बात करूंगा, उनके साथ दो दिक्कतें हैं। उनका क्या है, उनका 25 से लेकर 30% चांस है कि उनका क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, 25-30% चांस है। और दूसरा उनकी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। जैसे आपका यहाँ पे मैं बात करता हूँ अगर सब्जेक्ट्स की, तो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आपका जुवेनाइल जस्टिस हो गया, आपका टैक्स लॉ, यहाँ पे मैंने मान लीजिए मेंशन नहीं करा, टैक्स लॉ आपका हो गया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड यहाँ पे हो गया, ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये सब जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके, या फिर आपके ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, ये पूरे पूरे ये आपके या तो छोटे बहुत ज्यादा है, या फिर अगर इनकी आप पढ़ाई करते हो तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आ ही जाएगा या फिर नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू, आप अगर इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे, टैक्स पढ़ने में, बैंक्रप्सी पढ़ने में, आप अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चले गए, कहीं उसमें चले गए, तो बहुत आपको टाइम लगेगा। उसको आप इसलिए थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि लास्ट के 30 डेज में जो आपका बचता है ना टाइम, लास्ट 30 डेज उसमें आप करने की कोशिश करो। पहले अभी बात कर लेते हैं कि इन सब्जेक्ट्स को आपको कैसे करना है। तो इसमें आपका देखो, ये जो आपका पहला ब्लॉक है, इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेबर लॉ, एनवायरमेंट लॉ, ये पूरा एक ब्लॉक बनता है। दूसरा ब्लॉक आपका बनता है तीनों जो आपके क्रिमिनल लॉज है, बीएनएस, बीएसएस और बीएसए का। आखिरी का जो ब्लॉक है, ये आपका सेकंड लास्ट ब्लॉक है, वो आपका बनता है कमर्शियल लॉ के सब्जेक्ट्स का, जिसमें कि कंपनी आपका हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स हो गया, स्पेसिफिक हो गया, कंज्यूमर हो गया, नेगोशिएबल और पार्टनरशिप हो गया। और लास्ट का जो आपका ब्लॉक है, ये है वो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स का। थोड़ा सा ये मिसलेनियस सब्जेक्ट्स है, इनको आपको अलग से थोड़ा सा टाइम देके चलना पड़ेगा, बिकॉज इसमें से हर बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसको कैसे आपको टाइम डिवाइड करना है वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो देखो, पहले के जो आपके 30 डेज, पहले के 30 डेज के अंदर क्या करो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पोर्शन को पकड़ो, जिसमें कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेबर और एनवायरमेंट, और इसको आप आराम से 8 दिन का टाइम दे दो। आप आराम से इसमें टाइम दे लो और उसके हिसाब से आप आराम से इसको तैयारी करो। मेन हमें जो फोकस रखता है वो ये है कि हमें सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है इन अ मैनर कि जहां पे हमने अपने सारे कंसेप्ट को पढ़ लिया, केस लॉज वगैरह पे हमने थोड़ा ध्यान दे दिया, और कोशिश ये करा कि हमसे कोई टॉपिक छूटे, भले हम उस टॉपिक की डेप्थ में बहुत ज्यादा ना जा पाए, कि बहुत एकदम जाके एक एक केस लॉ पढ़ा, एक एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करा, फिर उसके लिए अच्छे से हमने केस लॉज के अंदर डेप्थ में पढ़ा, फिर बहुत कुछ चीजें किया, वो हम भले ना कर पाए, लेकिन हमारा मेन फोकस ये है कि हम इतना कर ले कि अगर हमको क्वेश्चन मान लो फंसा क्लैट पीजी में, और हमको एक गेस वर्क लेना है कि हाँ ये क्वेश्चन सही होगा, इसका क्या आंसर हो सकता है, एटलीस्ट हम वो कर पाए। मेन हमारा फंडा ये है, एजेंडा हमारा ये। इसके अलावा इन्हीं सब्जेक्ट्स में जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अगर मैं बात करता हूँ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर आपका इलेक्शन लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट आता है जो कि उसका एंसिलरी सब्जेक्ट है। अगर आप पिछले साल का पेपर उठा के देखोगे तो इलेक्शन लॉ अलॉन्ग विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, या फिर इसके जैसे और भी 2-3-4 सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ ही आपको मिला के पढ़ना पड़ता है, और इनको आप अलग से अगर पढ़ने जाओगे तो बहुत ज्यादा आपको एक टीडियस टास्क आपको समझ में आएगा, बिकॉज ये सारे सब्जेक्ट्स आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, लिटरली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप नहीं कर सकते हो। तो इनको करने का क्या तरीका है, इनको करने का तरीका ये है कि आप लैंडमार्क केस लॉज जितने हैं फ्रॉम द ईयर ऑफ 2017 टू द ईयर ऑफ 2024, वो आप यार कर, उसके अंदर आपके जितने भी इस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं वो आपका आराम से उस पर्टिकुलर केस के हिसाब से तैयार हो जाएगा, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का अगर मान लो कोई सेक्शन है
वो अगर इंपॉर्टेंट है तो वो किसी पर्टिकुलर केस के रेफरेंस से ही तो इंपॉर्टेंट होगा, तभी तो उसका पैराग्राफ आया, तभी तो उससे पूछा गया। तो अगर आपने ये चीज पढ़ ली तो आपका 90% चांस है कि क्वेश्चन फंसेगा और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर दिक्कत नहीं होगी। मान लो अगर वो थोड़ा सा डिविएट होकर इलेक्शन लॉ या कहीं और चल गया, बिकॉज हमें यहाँ पे शॉर्टकट में पढ़ाई करनी है, इसलिए हमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को अपना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। दैट इज द बिगर, ये आपको बिगर पिक्चर देख के यहाँ पे चलनी पड़ेगी। मेन बात यहाँ पे होती है ये। तो उसके लिए आप हमारे कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, वहां पे हम लोगों ने सारे ये केसेस जो है अलग से 150 के अराउंड केसेस हम लोगों ने कवर किए हैं, वो आप देख सकते हो। उसके अलावा आपका जो दूसरा पोर्शन है स्टूडेंट्स कमर्शियल लॉ का, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी है, पार्टनरशिप है, एनआई है वगैरह है, उसको आप 6-7 दिन दो, ज्यादा टाइम मत लो और उसको आराम से अपना खत्म करो। वही ये छू छू के मतलब थोड़ा सा हल्का हल्का ऊपर ऊपर से तैयारी करनी है। इसके लिए आप यूट्यूब पे जाइए, वीडियो लेक्चर्स वगैरह फॉलो कर लीजिए, या फिर मान लो कोई एक जन की किताब है उससे जाए, आपने जल्दी जल्दी कर लिया। बिकॉज देखो सिलेबस कंप्लीट करना और अगर मान लो पहले से तैयारी कर जो सिलेबस का रिवीजन करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अब इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई मैं बैठूं एक एक कंसेप्ट पढ़ूं, और अगर मान लो मैंने फॉर्म भरी दिया है क्लैट पीजी का, या मान लो मेरा एलएलएम करने का मन ही हो गया है, तो मैं अपना चांस जो है वो छोड़ू। वो मेरा मेन स्पिरिट है मेरी, कि मैं वो काम नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको उस तरीका बता दे रहा हूँ कि कैसे आप अपने टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो, कहां से पढ़ाई करो और कैसे करो, ये आप समझ के चलो। फिर आपका आता है यहाँ पे क्रिमिनल। क्रिमिनल लॉ के अंदर देखो यहाँ पे बीएनएस, बीएसएस और बीएसए, ये आपका तीनों आएगा और इनमें आप दोनों 3-3 दिन दो। उसको तरीका यहाँ पे तैयारी का ये है कि आप जो कोर कंसेप्ट है वो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस का ही पढ़िए। बस जो नए वाले सेक्शंस आए हैं उन नए सेक्शंस को आप एक सिरे से देख लो। जैसे मान लो अगर मैं बात कर लेता हूँ आपकी आईपीसी की, अब आईपीसी के अंदर मुझे ये चीज पता है कि जनरल एक्सेप्शंस हो गए, कल्पेबल होमोसाइड मर्डर वाला जो पूरा आपका क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी हो गया, या फिर आपका जो डेफिनेशन क्लॉज हो गया, वो सब इंपॉर्टेंट है। वो सब जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वही सब है जिससे कि केस लॉज ही बनते हैं। वही वो पोर्शन है जहां से क्वेश्चन उठ के आने का सबसे ज्यादा चांस है। तो आपने उसके अंदर जाके ये देख लिया कि भाई अगर कोई पनिशमेंट एनहांस हुई है वो मैंने देख लिया, अगर जो सेक्शन चेंज हुआ वो मैंने देख लिया। बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी है वो अभी तक जो बात कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कि भाई ये पर्टिकुलर लॉ है, इसमें ये चेंज आया, क्या हुआ, वो अभी भी पुराने लॉ के हिसाब से ही कर रहा है। मेजर केस लॉज पुराने जो आपका लॉ है उसी के हिसाब से अभी चल रहा है, नए लॉज पे अभी बहुत केस लॉज नहीं आए। तो इसीलिए जो आपका कंसोर्शियम है वो भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है कि जो है उसे पुराना जो आपका वो है केस लॉ, मतलब पुराना जो आपका सॉरी लॉ है उसके हिसाब से जो केस लॉज उनके उनसे ही मतलब पैराग्राफ उठा के क्वेश्चंस बना के देना है। तो वहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर क्वेश्चंस आ भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा आपको नए लॉ से जुड़े हुए क्वेश्चंस ही मिलेंगे। नए लॉ से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो भी आएंगे दोज विल बी इन रिलेशन टू द जो पुराना वाला लॉ है उसके रिलेशन में ही आपसे पूछा जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स एक पैराग्राफ मान लो 6 क्वेश्चंस का है, तो 6 में से 1 या 2 क्वेश्चन ही आपका होगा, मेजोरिटी आपको उसमें नहीं फंसेगा। तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन देने की जरूरत नहीं है कि सर मैं कैसे करूं, क्या होगा, बहुत उसमें ना हो। बस जो मैंने आपको समझाया वो अपना काम आप करो। उसके बाद देखो यार ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। इनको आप प्रॉपर्ली 4-4 दिन दे के यार पूरा पढ़ाई अपना प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फैमिली लॉ को 2 दिन दे दो, और इसके अंदर जो आपके 3-4-5 मेन एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है, मैरिज एक्ट है, मेंटेनेंस गार्जियनशिप हो गया, वो हो गया। उसके बाद मुस्लिम लॉ में चले जाना, वहां पे जो जो आपके मेजर अपने एक्ट्स है वो उनको करके खत्म कर दो, उनके केस लॉज वगैरह को देख, तो आपका काम वहीं से हो जाएगा। और ये ध्यान रखना रीसेंट केस लॉज और लैंडमार्क केस लॉज की जो पढ़ाई है वो आप इन 30 डेज के अंदर ही खत्म करो। आपको उसके लिए हो सकता है एक दिन में 12 घंटे की पढ़ाई करनी पड़े, 14 घंटे की पढ़ाई करनी पड़े, वो आप कैसे करोगे वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। बट मेक श्योर कि एटलीस्ट 5 से 6 घंटे रोजाना आप अपने थ्योरी को, 3 से 4 घंटा रोजाना आप अपने केस लॉज को, और 1 से 2 घंटा रोजाना आप मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस को दो। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड हो तो वहां पे हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स अलग से दिए हैं जो कि क्लैट पीजी के पैटर्न में है। तो आपको वहां से बेनिफिट क्या होता है कि आपने वहां से लेक्चर देखा, आपने अपना केस लॉज की पढ़ाई करी जो हम लोग ने सब्जेक्ट वाइज उसमें अलग से दे के रखा है, और उसके बाद आपने अपना सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर लगाया, आपका सीधे सीधे तैयारी वहां पे खत्म होती है, मॉड्यूल वाइज पूरा खत्म होता है। तो वहां पे आपको बेनिफिट होता है। वरना अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हो तो इस चीज का मेक श्योर करो कि आप भले सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स क्लैट पीजी के फॉर्मेट में लगा पाओ, तो एटलीस्ट जो आपकी बुक्स आती है जिसमें कि ऐसे एमसीक्यूज दिए रहते हैं उनको आप जरूर लगाओ, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस बने। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिए। अब इसके बाद ये हो गया आपका पोर्शन पहले 30 डेज का, जिसमें से आप ये समझ के चलो कि आपका 70 से लेके 80% पेपर आपका मान लो इन्हीं क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट्स में से आएगा। 70 से 80% आपका पेपर इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आएगा। तो इसको आपने अगर कर लिया, ठीक से भी कर लिया, थोड़ा भी कर लिया, तो आपका आराम से मैं कहता हूँ पेपर के अंदर 35, 40, 55 तक अगर आपको टारगेट लेके जाना है 35, 40 आप यही से उठा लोगे। बाकी का 15 नंबर आप अपने केस लॉस वगैरह से आराम से 40, 45, 50 आपका पहुंचेगा बिना किसी दिक्कत के। अगर आपने इतना भी कर लिया तो पहले 30 डेज में ये मेरा आप टारगेट मान के चलो। उसके बाद आपका थोड़ा सा बात इसकी कर लेते हैं कि जो आपके लास्ट के थोड़े से दिन है 31 से लेके 59, उनमें आपको देखो क्या करना है। उनमें आपको देखो बेसिकली कोशिश ये करनी है कि आप
31st डे से अपना पहली बात तो जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो बचे वाले थे, मतलब ये जो नॉन एसेंशियल सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए थे ना, ये वाले, इन सब्जेक्ट्स को आप करना शुरू करो। ये वाले आर्बिट्रेशन, आईपीआर, टीपीए, ये सब कुछ जितने हैं, इनमें आपका एक एक दो दो दिन लगेगा इन छोटे वाले एक्ट्स में। और बड़े वाले एक्ट्स में हो सकता है थोड़ा सा आपका 3-4 दिन 5 दिन, मतलब सॉरी 3-4 दिन, 2-3 दिन चला जाए आईपीआर में, आर्बिट्रेशन में, टैक्स में, बैंक्रप्सी में, हो सकता है थोड़ा सा दिन चला जाए। अगर आपका पढ़ने का मन हो रहा है और मान लो आपको डिफिकल्ट नहीं लग रहा, तो आप उसको कर सकते हो। तो वरना मैं तो ऐसा एडवाइस करूंगा कि अगर इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा ऊपर से भी पढ़ोगे या कम भी पढ़ोगे, तो आपको इतना नुकसान यहाँ पे नहीं होने वाला है। बिकॉज इसमें से जैसे मैंने कहा बहुत कम चांस होता है क्वेश्चन आने का, फिर बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि पहले आपका डे 31 से लेके 59 है, उसमें आपको ये काम करना है कि वो बचे हुए सब्जेक्ट्स आपको थोड़ा सा कर लेना है। और उसके साथ आपको रोजाना देखो एक मॉक पेपर देना है। आपके पास 30 डेज है, 30 डेज में 30 मॉक पेपर बहुत आराम से लगेंगे आपको। एटलीस्ट यहाँ पे वैसे मैंने मेंशन करा है कि एटलीस्ट 2 मॉक पेपर डे देने हैं, लेकिन अभी आप 30 डेज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक एक मॉक पेपर भी आप लगा ले रहे हो तो वो इनफ है। लेकिन अगर 2 मॉक पेपर लगा पा रहे हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बहुत ही ज्यादा अच्छा इसलिए है बिकॉज आप रोजाना अपने दिमाग को इतना ज्यादा उसमें दे रहे हो, प्रेशर में दे रहे हो। बिकॉज आपको देखो जो तैयारी है वो आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो 2 मॉक पेपर्स लगा पाना पॉसिबल नहीं है। एक भी कर ले रहे हो तो मोर देन इनफ यहाँ पे रहेगा। और इस एग्जाम को प्रॉपर 2 घंटा लगाने में और 1 घंटा उसका रिवीजन, आंसर्स चेक करने में और ये देखने में कि कहाँ पे मेरी जो पढ़ाई है वो छूट रही है, कहाँ पे उस चीज में लाकुना है, क्या बचा है, वो थोड़ा आप लोग अगर करोगे तो बहुत तगड़ा आप लोगों का जो है सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन ऑटोमेटिकली वहां पे हो जाएगा। और साथ ही में आपका एक रिदम बनेगा कि मैं 2 से 4 के बीच में अगर बैठा हूँ एटलीस्ट एक पेपर देने के लिए, तो मेरी बॉडी उस हिसाब से तैयार हो रही है कि हाँ भैया 2 से 4 के बीच में ना सुसु, ना पॉटी, ना कोई और आपको नींद आएगी, ना कुछ और आएगा। बिल्कुल आप अलर्ट रहोगे उस टाइम पीरियड में और एकदम बढ़िया तैयारी, एकदम छका के करोगे, मस्त वाली करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अपना एक बना के चलो रूटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंगली रिवीजन का जैसे मैंने कहा, अगर कोई केसेस गलत हो रहे हैं, कोई वो गलत हो रहे हैं, तो उनको आपको कायदे से करना है। अब केस लॉज की थोड़ा बात कर लें तो देखो केस लॉज आपको जो करने हैं, जो पढ़ने हैं, अब उनके लिए आपको मैं ये कहूंगा कि एटलीस्ट आप 3499 वाला जो कोर्स है, 3499 वाला, उसमें आप एटलीस्ट एनरोल कर लो यार। बिकॉज वहां पे केस लॉज और मॉक पेपर्स आपके काम आएगा ही आएगा। बिकॉज अगर आप इस तरीके से जो हम लोग ने पूरा यहाँ पे गाइडलाइंस दिए कि भाई इस वाले केस, मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर का कोई केस है उसको उठा लिया, डायरेक्शन वाला केस को उठा लिया, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई लॉ का है वो कर लिया, वो सब ढूंढने आप जाओगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टैक्सिंग होगा। अगर मान लो आपके पास कोई और रिसोर्स है या आपके किसी फ्रेंड ने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है जिसने पढ़ाई पहले से कर रखी है, तो बात अलग। आप किसी और कोचिंग हो तो बात अलग, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरी प्लीज आप मेरी एक रिक्वेस्ट मानिए। बिकॉज आपको फाउंडेशन की पढ़ाई भी इतनी सारी करनी है, उसके बाद आपको मॉक पेपर भी लगाना है, सब कुछ करना है, आपके पास कोई हेल्प नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई कोचिंग और आपने नहीं रखी, प्लीज 3499 वाले कोर्स में जरूर से एनरोल करने का सोचिएगा। बाकी ये गाइडलाइंस वगैरह है, इनको आप देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ पढ़ना कैसे है केस लॉज को, तो देखो आपके जो लैंडमार्क वाले केस लॉज होते हैं उसमें तो आपको सब कुछ नेम, जो कोरम होता है जज का कि उसने क्या ओपिनियन दिया, वो सब कुछ वो पूरा देखना होता है। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के अंदर जो ओवररूल हुआ जजमेंट, और जो जजमेंट वो लैंडमार्क अगर रेफर हुआ वो आपको पूरा देखना है। जो लॉज आपके इन्वॉल्व है कि लॉ का जो पॉइंट था केस के पहले और लॉ का जो पॉइंट था केस के बाद, वो पूरा आपको नोट करना है। और कोई अगर प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन यूज किया गया केस के अंदर, वो आपको नोट करना है। अगर रीसेंट केस लॉज की बात कर रहे हो, रीसेंट केस लॉज में एक मैं आपको बात कहूंगा कि आप 2023 जनवरी से लेकर 2024 नवंबर तक के केसेस पढ़ो, उसके बाहर मत जाओ। बिकॉज अभी टाइम नहीं रहेगी, देखो टाइम नहीं रहेगी, अभी इतना जाओ। अगर टाइम मिल जाता है उसके बाद तो फिर 2019 से लेके 2022 चले जाना मैक्स टू मैक्स, उसके ऊपर मत जाना। और उसमें भी देखो नेम ऑफ द केस, लॉ क्या है केस के अंदर वो देख लो। और अगर कोई अपना चेंजेस लॉ में मतलब कोई गाइडलाइंस है या कुछ है तो वो आप देख लो। जजमेंट का जो मतलब कोर आपका ओपिनियन है किसी जस्टिस का, वो आप कायदे से देखो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाम मत याद रखो, केस का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन चीजों को ध्यान में जरूर रखो। इसके अलावा अगर आप स्टडी रिसोर्सेज की बात कर रहे हो तो 2 बुक्स है। एक आपकी जुडिशियल सर्विसेज की रेडी रखो ना, परीक्षा मंथन की, वो ले लो। रिवीजन के टाइम पे देखो बहुत काम आने वाली है, वो बहुत ही सॉलिड बुक है। और अगली जो बुक है वो है सिंघल्स की। इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो यार दबा के दिए हुए, हर एग्जाम के लिए दिया। अगर आप आगे जाके यूजीसी नेट की, जुडिशरी की, किसी भी चीज की तैयारी करोगे, ये बुक आपको बहुत काम आएगी। बाकी आपका अगर लैंडमार्क केस लॉ आपको करने तो एससी ऑब्जर्वर से, रिसेंट केस लॉज के लिए लाइफ लॉ, एससीसी ऑनलाइन लॉ का बार एंड बेंच को आप देख सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अब इतना टाइम रह नहीं गया है, कोई अगर हेल्प नहीं है तो फिर आप प्लीज कोर्स में एनरोल करो। उसके बाद स्पाइसी आईपी आपका हो गया, वो आपका जो आपका आईपीआर रिलेटेड केसेस है उसके लिए। और बाकी ये जो आपकी बुक्स हैं ये आपका तब आप यूज करते हैं जब अगर मान लो बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जाना है, तब ए के जैन, जैन पांडे, परांजपे ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए, एसके कपूर इंटरनेशनल लॉ के लिए, ये एकदम स्टैंडर्ड में बात करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज आपको पूछनी है रिगार्डिंग की सर तैयारी कैसे करें, क्या करें, तो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हो।
आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।